हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कटिंग एज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के बारे में हमें ये पता है पहले से कि ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज ऑफ इट्स प्लस एम इफेक्ट। ये क्लोरीन है, इसके लोन पेयर्स जब प्लस आर इफेक्ट लगाते हैं, प्लस एम इफेक्ट लगाते हैं तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब उस ऑर्थो और पैरा में से भी मेजरली अटैक कहां होता है किसी इलेक्ट्रोफाइल का, वो है पैरा पोजीशन पे। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा एसाइलेशन रिएक्शन। तो सपोज एसाइलेशन हम करवाना चाहते हैं इस ग्रुप के साथ, RCOCl होगा, या मैं यहाँ पर CH3 ही ले लेता हूँ, CH3COCl। इसको रिएक्शन करवाया गया एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है CH3CO पॉजिटिव। अब ये क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर जाकर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेगा। तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जहां पर क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर एसाइल ग्रुप यानी CH3CO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑफ रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट या Ag+ की क्या स्पेशलिटी है कि जब हम उसको किसी Rx के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो Ag+ की बहुत अच्छी एफिनिटी है टू एब्स्ट्रैक्ट X नेगेटिव। तो जहां तक है ये कार्बोकेटाइन को जनरेट करता है और AgX के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ये इसका एक स्पेशल मतलब इनके साथ रिएक्शन है। ओके, अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जहां भी कहीं ये इलेक्ट्रोफाइल या ये R पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा तो उन जगहों से X नेगेटिव Ag+ नहीं निकाल सकता। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किन जगहों पर दैट विल नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट। तो जो प्रेसिपिटेट है वो प्रेसिपिटेट जो बात करी जा रही है वो इस AgX यानी कि AgBr को लेकर करी जा रही है। तो हमें प्रेसिपिटेट चाहिए AgBr का। तो यहां पर यह रिएक्शन हो सकता है जब आप Ag+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कार्बोकेटाइन है एरोमेटिक, तो यानी कि एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनने जा रहा है। तो इसके लिए ये AgBr के प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएंगे, तो यानी कि यहां रिएक्शन हो जाएगा। इधर भी एक स्टेबल इंटरमीडिएट जो कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है वो बनने जा रहा है, तो यानी कि यहां भी वो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो सकता है और AgBr के प्रेसिपिटेट्स आपको मिल सकते हैं। यहां भी सेम यही है स्पेशलिटी कि अगर Ag+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है वो भी स्टेबल है क्योंकि वो एलाइलिक पोजीशन पर है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस ये स्टेबल है। तो इधर भी आपको AgBr के प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम है इस जगह पर, क्योंकि यहां पर ये एलाइलिक टाइप ऑफ सिस्टम है जहां पर ब्रोमीन के लोन पेयर्स इस डबल बॉन्ड के साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में हैं। तो रेजोनेंस में होने के कारण यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यहां से Ag+ इस Br नेगेटिव को निकालने के लिए कैपेबल नहीं है, तो AgBr के यहां पर प्रेसिपिटेट्स नहीं मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ। ओके, तो ईथर की हम हाइड्रोलिसिस कराना चाहते हैं एसिडिक कंडीशंस में HI के साथ। तो ये जो रिएक्शंस हैं वो थोड़े से हमें केस टू केस देखना पड़ता है। फिलहाल जो रिएक्शन या जो रिएक्टेंट हमें दिया हुआ है वो कुछ इस टाइप का है, ये है। अब ये जो केस है ये नॉर्मल कि पहले जब HI के साथ रिएक्शन होता है तो सबसे पहले H पॉजिटिव फ्रॉम HI रिएक्शन करता है। और आप इस बात का ध्यान रखना कि ये बेंजीन नहीं है, सिंपल साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर फिनॉल बन जा रहा होता, अगर ये बेंजीन होता तो फिर ये केस बिल्कुल अलग हो जाता। अभी फिलहाल ये केस ये है। अब जब ये सिस्टम बन चुका है तो इस हाइड्रोनियम आयन इंटरमीडिएट के बाद ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये बॉन्ड OC वाला टूट कहां से सकता है, राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से। उसको चेक करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि अगर टर्शरी एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनते हैं तो ये बॉन्ड टूटते हैं। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है तो फिर I नेगेटिव अटैक करता है थ्रू SN2, वो भी लेस हिंडर्ड साइड पर। अब यहां पर क्या है कि अगर सपोज ये बॉन्ड टूट जाता है तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन पा रहा है। अब स्टेबल कार्बोकेटाइन बन पा रहा है तो इसके लिए अब रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो अलग चलेगा। एक टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर वो जो बचा हुआ I नेगेटिव है उसका अटैक होगा और इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो हमारा होगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड
और दूसरा साइक्लोहेक्सेनॉल। तो जो प्रोडक्ट हैं इस रिएक्शंस के वो है साइक्लोहेक्सेनॉल और ये टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो इसीलिए आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हैलोएरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एक्वस NaOH। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे होते हैं ओवर एरोमेटिक रिंग्स, तो वहां पर जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से जाता है। सपोज हमारे पास कोई क्लोरोबेंजीन है, सारे क्लोरो डेरिवेटिव्स हैं और हमने इसको OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाया, तो OH नेगेटिव के रिएक्शन के बाद जो इंटरमीडिएट है वो बनेगा कार्बन आयन। यहां आया Cl, यहां पर आया OH और यहां पर है ये नेगेटिव चार्ज। अब ये इंटरमीडिएट, ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, रिएक्शन का जो रेट होगा वो उतना फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी। और अब इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सपोज इस जगह पर अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ होता तो वो NO2 ग्रुप इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज फर्दर और कर लेता। इस तरीके से ये इसको रेजोनेट करके स्टेबलाइज कर सकता है। तो यानी कि इस डेरिवेटिव के ऊपर, इस क्लोरोबेंजीन डेरिवेटिव के ऊपर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे नाइट्रो जैसे, और वो भी मेजरली कहां, वो भी अगर ऑर्थो और पैरा पर लगा हुआ है तो ज्यादा उसका इंपैक्ट आएगा एज कंपेयर टू मेटा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता हुआ, रेजोनेट होता हुआ ऑर्थो और पैरा पर पहुंचेगा। तो यानी कि NO2 का इंपैक्ट मेटा पर पड़ तो जाएगा, लेकिन जो ज्यादा पड़ेगा, सपोज एक आपका NO2 लगा रखा है मैंने ऑर्थो पे और एक बार लगा रखा है मेटा पे, तो जो NO2 ऑर्थो पर है उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मेटा वाला, क्योंकि मेटा वाला सिर्फ लगाएगा -I इफेक्ट, बट जो ऑर्थो या पैरा पर है वो -I और -R या -M इफेक्ट सारे लगा रहा होगा। तो इसके लिए आप ये देख लीजिए कि जितने ज्यादा NO2 लगे हुए होंगे, जैसे ये Cl है, अब इस Cl के रिस्पेक्ट में ये NO2 ऑर्थो पर लगा हुआ है, ये NO2 पैरा पर लगा हुआ है और ये NO2 फिर से ऑर्थो पर लगा हुआ है, तो यहां पर जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्टिविटी होगी वो कम से कम इस डी ऑप्शन की होगी। उसके बाद इन्होंने यहां पर उल्टा एक ग्रुप लगा दिया है OMe, तो OMe तो +R एक्सर्ट करने वाला ग्रुप है, हमें चाहिए -R एक्सर्ट करने वाले ग्रुप। तो इस +R वाले ग्रुप की जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है वो इस क्लोरोबेंजीन से भी कम आएगी। ये NO2 लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसका -I और -R या -M इफेक्ट ऑपरेटिव होगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी वो होगी ऑप्शन डी की, जिसमें 3 NO2 लगे हुए हैं, तीनों जगहों से -I और -M इफेक्ट लग रहा होगा, फिर B वाला आएगा, फिर A वाला आएगा और सबसे कम आएगा C वाला, क्योंकि C वाले के अंदर जो ये ग्रुप है OMe वो +R लगा रहा है, तो +R वाले जो ग्रुप्स हैं वो और ज्यादा कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और ज्यादा वो बढ़ाए जा रहे हैं। ओके, तो यानी कि मैक्सिमम जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी वो डी की होनी चाहिए, फॉलोड बाय बी के बाद ए, और सबसे कम किसका होना चाहिए, सी का। तो इसके चलते जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो बनना चाहिए ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो फास्टेस्ट SN2। तो SN2 के बारे में जो खासियत है वो ये है कि जितना लेस हिंडर्ड साइट हो, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सारा जो सिस्टम है, सारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ वो जानना चाह रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या है। तो SN2 के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। प्राइमरी साइट होगी तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी। क्यों सबसे रिएक्टिव होगी? क्योंकि SN2 के अंदर जो अटैक है वो न्यूक्लियोफाइल को करना होता है लिविंग ग्रुप के एग्जैक्टली फ्रॉम दी बैक साइड। अगर ये लिविंग ग्रुप है तो इसको अटैक करना है इसकी बिल्कुल 180 डिग्री पीछे से। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये कार्बन एटम जितना ज्यादा हिंडर्ड होगा तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। तो प्राइमरी जितना ज्यादा रहेगा, प्राइमरी की तरफ जितना ज्यादा, जितने छोटे ग्रुप्स लगे हुए होंगे उस कार्बन एटम जिस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्टिविटी होगी। तो हमें बस इतना चेक करना है कि इनमें से कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी है। तो ये जो केस है ये वाला, ये Br लगा हुआ है प्राइमरी पर, ये Br लगा हुआ है सेकेंडरी पर, ये Br लगा हुआ है टर्शियरी पर, ये Br भी लगा हुआ है टर्शियरी पर। तो इनमें जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्टिविटी होगी, फास्टेस्ट जो होगा वो होगा ऑप्शन 1। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। जो बेसिक फीचर्स हैं SN1 SN2 के ऊपर, उन्हीं के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। तो SN1 के लिए हमें चेक करना होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, और SN2 के लिए हमें चेक करना होता है कि कहां पर हिंड्रेंस कम है। और भी फैक्टर्स हैं, सॉल्वेंट वगैरह और भी फैक्टर्स हैं, बट अभी जो क्वेश्चन है वो सिंपल हिंड्रेंस को लेकर ही पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग पेयर्स टुवर्ड्स द
रिस्पेक्टिव मैकेनिज्म, तो हमें हर एक केस के साथ मैकेनिज्म पूछा गया है कि इसमें किसका होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा, या फिर ऑर्डर वो जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है कि नहीं। तो SN2 है फर्स्ट। SN2 के लिए हमने अभी भी बात करी है कि जितना लेस हिंडर्ड हो, जितना लेस क्राउडेड हो, उतना ज्यादा अच्छा है इसके लिए। तो SN2 के केस में ये है प्राइमरी साइट और ये है टर्शियरी साइट। तो जाहिर सी बात है जो प्राइमरी वाले होंगे वो टर्शियरी कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो ऑप्शन ए तो इसमें सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी पर आते हैं। SN1 के अकॉर्डिंग हमें रेट ऑफ रिएक्टिविटी लगानी है। तो जब यहां से Br निकलेगा, कार्बोकेटाइन जो आएगा वो आएगा बेंजाइलिक पोजीशन पर, और अगर यहां से Br निकलता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा नेक्स्ट टू बेंजाइलिक पोजीशन। तो यानी कि जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि बेंजाइलिक वाला बन रहा है, तो वहीं पर SN1 की रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यानी कि हमें ऑप्शन बी भी यहां पर सही दिया हुआ है। अगला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमें ध्यान से देखना होगा। अभी हमने सेम ये वाला केस करा है कि क्लोरीन के अगर ऑर्थो और पैरा पर NO2 लगा हुआ हो तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन कौन सी वाली, वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक पूछा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक के लिए हमें चेक करना होता है कि कहां पर बेंजीन रिंग के अंदर या एरोमेटिक रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब यहां पर दो ऐसे ग्रुप्स हैं। Cl का भी जो इफेक्ट है वो -I डोमिनेटिंग है। तो यहां पर जो Cl है वो अपना इंपैक्ट शो कर रहा होगा -I वाला जो डोमिनेटिंग है। ये Cl भी -I लगा रहा होगा, बट ये NO2 -I और -M लगा रहा होगा। तो -M लगाने की वजह से इस बेंजीन रिंग के अंदर, इस एरोमेटिक रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और कम होगा। इन सब चीजों के बारे में अभी हमने पूरा का पूरा डिटेल में हाइड्रोकार्बन में किया था कि कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस की रेट ऑफ रिएक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करवाया जा सकता है। तो इंक्रीज कराने का जो रीजन है, जो लॉजिक है, वो एक ही है कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा हो। तो यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर है वो भी सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी भी सही है। डी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो जिसके बारे में अभी हमने जस्ट देखा है। तो Br लगा हुआ है, अगली पोजीशन पर जब लीव करेगा सब्स्टिट्यूशन के बाद तो Br ही लीव करेगा। और ये जो NO2 है वो जाहिर सी बात है, दिख ही रहा है कि पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। पैरा पोजीशन पर है तो बनने वाले इंटरमीडिएट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो यानी कि अभी जस्ट जो पीछे लॉजिक्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जा रहा है। ऑप्शन डी भी सही है। तो फिलहाल इसमें जो पूछा जा रहा है हमसे, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो। तो जो करेक्ट हैं वो सारे के सारे हैं। ए रिएक्शन भी सही था, बी रिएक्शन भी सही था, सी भी सही है और डी का ऑर्डर भी सही लगा रखा है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन के लिए बनना चाहिए वो है ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द हैलोजन which is most reactive towards SN1 reaction in the given compound। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि इन्होंने हर किसी के अंदर दो दो ग्रुप्स लगा रखे हैं और जानना ये चाह रहे हैं कि SN1 के लिए कहां पर या कौन सा इनमें से हैलोजन ज्यादा रेट ऑफ रिएक्टिविटी शो करेगा। तो SN1 के लिए अभी हमने देख लिया कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ही चेक करना होता है। सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक ही चीज है जिसके ऊपर सवाल बार बार पूछा जा रहा है, वो है SN1 के केस में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो BrA, इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये वाला जो Br है वो रिएक्टिव ज्यादा होगा, क्योंकि इसके निकलने पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बेंजाइलिक पोजीशन पर है, तो वो स्टेबल ज्यादा होगा। सवाल कुछ ऐसे है कि अगर सपोज BrA निकलता है तो BrA के निकलने पर जो कार्बोकेटाइन है वो तो बनेगा ये, और अगर ये BrB को हम निकालते हैं तो BrB के निकलने से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो होगा इस पोजीशन पर। तो आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दी प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो इसके चलते ए और बी में से कौन रिएक्टिव ज्यादा है? ए। तो इसके केस में ए ज्यादा रिएक्टिव है। सेम लॉजिक है IA और IB के लिए। अगर यहां से IA निकलेगा तो जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो बनेगा एलाइलिक पोजीशन पर। अब एलाइलिक पोजीशन पर भी जो कार्बोकेटाइन है एज कंपेयर टू मतलब बेंजाइलिक के आसपास ही स्टेबल हो जाता है। थोड़ा बहुत बेंजाइलिक ज्यादा कहा जाता है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन पूछा भी नहीं है, लेकिन फिर भी एलाइलिक और बेंजाइलिक जो होते हैं वो काफी हद तक बराबर से स्टेबल होते हैं। बट फिर भी कोई बहुत प्रिसाइज करके बहुत स्पेसिफिक पूछे तो ठीक है, थोड़ा बहुत बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो IA और IB में से भी कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा? IA। इधर ये थोड़ा एक अलग केस है। जैसे अगर आप डी के अंदर भी देखें तो ये जो Br है इसके चलते कार्बोकेटाइन बनेगा प्राइमरी, और अगर जो BrA है इसके निकलने से कार्बोकेटाइन बनेगा टर्शरी। तो हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन्स वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। वो दिख भी रहा होगा आपको। अगर जब इस पोजीशन पर कार्बोकेटाइन आएगा तो यहां पर सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेशंस मिलेंगे, वो भी अगली पोजीशन से, और जबकि इस पोजीशन पर अगर कार्बोकेटाइन बनता है 3 यहां से
3 यहां से और 2 यहां से, 8 हाइपर कॉन्जुगेशंस आएंगे, तो वो काफी ठीक ठाक स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो डी के केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां भी ए वाला जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब प्रॉब्लम है इसकी, जो हमें ऑप्शन सी के अंदर दिया जा रहा है। अब सी के अंदर क्या है कि देखने को लगता तो है कि ये वाला जो कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कैरी करेगा क्योंकि वो टर्शियरी सिस्टम है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो जो है वो ब्रिज हेड पर है और ब्रिज हेड पर कार्बोकैटायंस नहीं बनते हैं। तो इसके चलते BrA और BrB में से कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा? BrB। तो यानी कि A में से कौन सा? BrA, इधर से IA, उधर से BrB और यहां से BrA। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 3। A के अंदर BrA, B के अंदर IA, C के अंदर BrB और D के अंदर BrA। ओके, सो करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो सेट है ये है हमारा एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH का क्या काम है? इसका काम है एलिमिनेशन करवाना। अगर हेलो अल्केन्स है हमारे पास तो उनको एलिमिनेट करना। तो जब मैं इसका एलिमिनेशन कराऊंगा तो यहां पर है Br और इधर है CH3। एल्कोहलिक KOH या ठीक है, मतलब OH माइनस एल्कली मीडियम है, तो इसके एलिमिनेशन पर जो प्रोडक्ट है वो बनेगा ये। एक्चुअली इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है। हमारे पास 3 तरह का बीटा हाइड्रोजन है, यहां भी है, ये भी बीटा है, और इस कार्बन एटम के पास जो हाइड्रोजन है ये भी बीटा है। ये 3 तरह का बीटा हमारे पास में है। ये जो 2 बीटा हाइड्रोजन हैं ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। हमें उस हाइड्रोजन का एलिमिनेट करना होता है जिसके थ्रू ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन सके। एल्कीन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एक काम करते हैं, इन दोनों के दोनों को बनाकर देख लेते हैं। अगर मैं बाहर की तरफ जो हाइड्रोजन है उसको निकालता तो एल्कीन बनता ये। अभी फिलहाल इस डबल बॉन्ड के पास जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है वो आप देख सकते हैं, इसके पास में 7 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन हैं। और अगर हम यहां से देखेंगे तो इसके पास में मिलेंगे 4 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन्स। तो 7 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन्स वाला जो एल्कीन है वो स्टेबल ज्यादा होगा। प्रीडोमिनेंटली मेजर जो प्रोडक्ट है वो बनेगा यही वाला जिसके पास 7 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन्स हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहलिक KOH के साथ फिर से हमने हीट करते हुए एलिमिनेशन करवाया है। एलिमिनेशन के टाइम पर एक और जो फैक्टर हमें देखना चाहिए वो ये है कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन कहीं पर अवेलेबल है ज्यादा तो हमें वही एलिमिनेट कराना है। चाहे आप किसी बल्की बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, चाहे आपका जो आपने रूल्स पढ़े हैं सेट्स ऑफ एलिमिनेशन के, चाहे उनमें भी सारे केसेस के अंदर अगर आपको लगता है कि ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन आ गया है तो वहां भी हॉफमैन टाइप ऑफ एलिमिनेशन ही होने लगता है। फिलहाल जो केस है वो हमें ये देखना है कि इस Br के रिस्पेक्ट में जो हाइड्रोजन है वो 2 जगह पर अवेलेबल है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। 2 चीजें हैं, दोनों रीजंस की वजह से यही वाला हाइड्रोजन जाएगा। एक रीजन तो ये है कि एलिमिनेशन करने के लिए ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक ज्यादा है। क्यों एसिडिक ज्यादा है? क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन निकल जाता है और इस पोजीशन पर डेल्टा नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेंजीन के -R के चलते वो स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि वो जो नेगेटिव चार्ज है बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो जाएगा। तो इस रीजन के चलते भी यही वाला हाइड्रोजन निकलना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर मैंने इस हाइड्रोजन को निकाला और वो जो एल्कीन बनेगा वो एल्कीन भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो भी स्टेबल ज्यादा बन रहा है क्योंकि रेजोनेंस है, और जो ट्रांजिशन स्टेट है या इंटरमीडिएट है वो भी ज्यादा स्टेबल बन रहा है क्योंकि हम एक ऐसे हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं जो कि एसिडिक ज्यादा है, जिसको निकालने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। तो इसके चलते दोनों रीजंस एक ही बात की तरफ जा रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ये वाला बनना चाहिए जो कि पाई बॉन्ड रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करते हुए ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनाएगा, और हाइड्रोजन जो निकाला जा रहा है वो भी ज्यादा एसिडिक निकाला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एल्कोहलिक NaOH। तो यानी कि इस एल्कोहलिक NaOH का फिर से काम हो गया एलिमिनेशन का, ये फिर से एलिमिनेशन करवाएगा और आगे चल के हम HBr दोबारा डाल दे रहे हैं। तो यानी कि इधर कहीं कोई एल्कीन बनेगा, उस एल्कीन के बाद उसमें फिर से HBr डाला जा रहा है और फिर पूछा जा रहा है B और C कौन से हैं एंड हाउ
A एंड C आर रिलेटेड, तो इनमें रिलेशन क्या है? ओके ये जो Br है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, तो इसका मतलब इसके साथ तो कुछ होगा नहीं, इसके साथ ना तो कोई सब्स्टिट्यूशन होगा ना कोई एलिमिनेशन होगा, ये एज इट इज विदाउट एनी पार्टिसिपेशन पड़ा रहेगा इस जगह पर। अल्कोहलिक KOH के चलते या एल्कली जो भी वहां पर है NaOH के चलते ये हमको Br दिया हुआ है, तो फिलहाल तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जो हाइड्रोजन है इसको निकाल लिया जाए, क्योंकि और कोई वहां पर हाइड्रोजन फिलहाल है भी नहीं, और अगर होता तो भी यही निकलता जो रीजन हमने जस्ट अभी देखा है, क्योंकि वो एसिडिक ज्यादा हाइड्रोजन है। दूसरा ये तो हमारा हो गया होगा बी, ये है ऑप्शन बी के लिए। उसके बाद डाला जा रहा है इसके अंदर HBr, तो HBr आपको पता है सबसे पहले H+ अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड के ऊपर मार्कोनिकोव टाइप ऑफ एडिशन करवाना है, यहां H+ अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन जो होगा वो बनेगा अंदर की तरफ बेंजाइलिक पोजीशन पर ज्यादा स्टेबल, मार्कोनिकोव एडिशन कराना है, अंदर की तरफ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो यही आएगा, और फिर Br नेगेटिव अटैक करेगा इसी जगह पर, क्योंकि रीअरेंजमेंट वगैरह तो हो नहीं रहा, तो यहां पर आ गया Br, यह है हमारा C। तो पहले B और C देख लेते हैं कि ये कहां पर लगे हुए हैं, और दूसरा ये कि हमसे पूछा जा रहा है कि इसके और इसके अंदर क्या रिलेशन है। तो आपको दिख रहा होगा एज इट इज पूरा जो स्ट्रक्चर में वो Br इस बाहर वाली पोजीशन, प्राइमरी पोजीशन से हटकर अंदर की तरफ सेकेंडरी पोजीशन पर आ गया है, तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है? पोजिशनल आइसोमर्स। तो यानी कि ये A और C जो है ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तो पोजिशनल आइसोमर्स हमें दिया भी सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर हुआ है यहां पर, और दूसरा आप चेक कर सकते हो कि B जो है वो यही बन रहा था और C जो है वो यही बन रहा है, ये जो Br है ये रहेंगे एज इट इज, इन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब CCl4 मिथाइलिन क्लोराइड DDT फ्रेऑन्स, इनके बारे में थोड़ा बहुत जो है वो दे रखा है NCERT के अंदर। तो जो यूजेस इनके लास्ट में जहां पर पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं, लास्ट के 2 पेजेस हैं इस चैप्टर के, उनमें से आप कम से कम इनके यूजेस जरूर देख लेना, जिसमें DDT तो आपको पता ही है, DDT यूज किया जाता था एज एन इंसेक्टिसाइड। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो DDT के बारे में कंफर्म है हमें कि दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड्स, और लिस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं। सबसे अच्छा होता है कि आपको अगर 4 में से 1 या 2 का भी आइडिया लग गया है तो उनसे मिलाकर देख लो। जनरली ऐसा होता है कि हर एक के साथ बड़ा यूनिक सा एक ही ऑप्शन दे रखा होगा, एक बार आंसर आ जाए उसके बाद फिर आप चाहें तो मिलाकर देख लेना। यानी कि C का जो मैच है वो होना चाहिए 4 के साथ, तो C का मैच 4 के साथ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी मिलाकर देख लेते हैं। A कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, वो बात सही ही है, ये सही जा रहा है। B का 1 मिथाइलिन क्लोराइड है, ये पेंट रिमूवर्स में यूज होता है, ये भी ठीक ही है। D है फ्रेऑन्स, ये आपको पता है कि ये यूज होते हैं रेफ्रिजरेंट्स में, जो कूलेंट का काम करते हैं ये लोग। तो फ्रेऑन्स रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में यूज होते हैं, जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन में इनका हाथ है। यहाँ तो एज सच कोई इस नॉर्मल ज्योग्राफिकल लेवल पर तो हमारे को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर जाकर ओजोन का डिप्लीशन करते हैं। ये भी पूरा का पूरा एनवायरमेंटल में दे रखा था, अभी तो फिलहाल एनवायरमेंटल है नहीं, लेकिन फिर भी मानकर चलना कि हो सकता है कि वो जो रिएक्शंस हैं, वो जो रेडिकल इनिशिएट कर प्रोपेगेट करके टर्मिनेट करवा कर कैसे वो पूरा ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, वो रिएक्शंस फिर भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कनेक्शन यहां से निकल कर आ जाएगा। ओके, तो यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are 2 statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason assertion A। तो assertion है हमारे पास pKa value of phenol is 10 while that of ethanol is 15.9। अब pK values किसकी कितनी होगी, हम exactly मतलब याद तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि NCERT के अंदर दे रखी है कुछ pK values है, फिनॉल की 10 दे रखी है, HCN की 10 दे रखी है, ये जो हमारे ऑर्थो पैरा और मेटानाइट्रोफिनॉल्स हैं इनकी 7.4 7.2 इनके आसपास दे रखी हैं। तो जो कम से कम पीके वैल्यूज एनसीईआरटी में हैं 5-6 कंपाउंड्स के, वो अगर आपको पता है तो फिर भी काम चल जाएगा। हमारे को जो क्वेश्चन आता है वो जनरली पीकेए या केए या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर का आता है, लेकिन जितनी कम से कम एनसीईआरटी में है वो आप मानकर चलना कि एक लमसम आइडिया जरूर हो। तो दे रखा है हमें कि फिनॉल का जो पीकेए है वो सही है, वो 10 है, और इथेनॉल का जो पीकेए है वो जाहिर सी बात है वाटर से ज्यादा होना चाहिए, तो 15.9 के आसपास है। ये जो बात है, जो असर्शन है, ये ठीक है। और दूसरी बात हमें ये पता है कि जिसका पीकेए वैल्यू ज्यादा होगा वो एसिडिक कम होगा। तो अगला जो रीजन दिया हुआ है वो ये जा रहा है इथेनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। नहीं, फिनॉल ज्यादा
स्ट्रॉन्गर एसिड है। रीजन सारे आपको पता ही होंगे कि फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल है। फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन होगा, और जबकि इथेनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस है वो इथॉक्साइड आयन है। इथॉक्साइड आयन पर कोई ऐसा फैक्टर नहीं लगा हुआ है जो कि डिक्रीज करवा दे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बल्कि फिनॉक्साइड आयन के ऊपर एक बेंजीन ये जो है ये -m इफेक्ट लगाकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटवा देगी। तो यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट बनना चाहिए था, जो रीजन बनना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था कि इथेनॉल इज अ वीकर एसिड देन फिनॉल, या फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनॉल। तो ए तो सही था बट आर गलत है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है फिनॉल ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच फर्दर रिजल्ट्स। तो आपको पता है कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो रीमर-टीमन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपका जो क्लोरोफॉर्म है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों लोग आपस में रिएक्शन कर एक डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करते हैं। वो कि जो डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 है वो बिहेव करता है इलेक्ट्रोफिलिकली, जिसको अटैक करना होता है ऑर्थो पोजीशन पर। उसमें रीजन ठीक है, सोडियम का चिलेट इफेक्ट है, वो सारी चीजें रीजन है। लेकिन फिलहाल जो हमसे पूछा जा रहा है स्ट्रेट रिएक्शन है कि जब हमने फिनॉल को फिनॉक्साइड बना दिया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाकर, और जब ये इस डाइक्लोरोकार्बिन के साथ रिएक्शन करेगा तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस एंड ऑल ये अल्टीमेटली एंड में प्रोड्यूस करता है CHO, सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं, या ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड कह लो, या फिर 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड कह लो। सो आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो प्रोडक्ट है वो हमें ये मिल जाता है। तो हमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कुछ नहीं पूछा जा रहा, एज इट इज रिएक्शन और उसका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो ये जो दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ नॉट सैलिसाइलिक एसिड, इट प्रोड्यूसेस 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड। तो इसके चलते जो करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ पॉजिटिव। तो फिनोलिक ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट यूज किया जा सकता है? तो ल्यूकास टेस्ट जो होता है वो यूज होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स आइडेंटिफाई करने के लिए। और आपको पता होगा कि फिनॉल अल्कोहल होता ही नहीं है, फिनॉल एक सेपरेट फंक्शनल ग्रुप है। वहां पर ऑक्सीजन के लोन पेयर्स बेंजीन के साथ में रेजोनेंस में है, तो जिसमें ल्यूकास टेस्ट में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, OH हटकर Cl आ जाता है। तो ये कभी हो ही नहीं सकता नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। तो ल्यूकास टेस्ट तो इनके लिए परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता। फिनॉल के जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो होता है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, लेकिन फिलहाल इन 4 ऑप्शंस में हमें वो दिया नहीं है। तो हमें एक एक करके सारे जो टेस्ट हैं कौन किसके लिए यूज होता है उसको करके सेपरेट करना पड़ेगा। सेकंड है टॉलेंस। तो टॉलेंस के लिए भी आपको पता है कि ये जनरली एल्डिहाइड्स के लिए यूज किया जाता है। एल्डिहाइड्स जो होते हैं जब टॉलेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वही ब्लैक शाइनी सरफेस टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर आ जाता है। और एल्डिहाइड्स के अलावा कौन कौन होंगे जो शो कर पाएंगे, वो और भी काफ़ी सारे हैं। हेमीएस्टर है या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं। तो जो टॉलेंस है वो बेसिकली यूज होता है टू सेपरेट और टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स। कुछ ऐसे कीटोन्स हैं जो दे देते हैं, लेकिन फिलहाल वो जो क्वेश्चन है वो हम लेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स में। अभी के लिए टॉलेंस भी नहीं है। कार्बाइल अमीन टेस्ट आपको पता है ये यूज होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमीन्स। तो ये कार्बाइल अमीन टेस्ट भी हट गया, अब रह जाता है थैलीन टेस्ट। तो थैलीन टेस्ट अगर आपको ध्यान होगा तो ये फिनोफ्थलीन बनाता है जब हम इसको फिनॉल के साथ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाते हैं। वहां पर क्या होता है कि आपने थैलिक एनहाइड्राइड है वो ले लिया, उसके साथ जब फिनॉल का कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मीडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर बनता है, जिसका बेसिक मीडियम में जो कलर है वो पिंक होता है और एसिडिक कंडीशंस के अंदर वो कलरलेस होता है। तो यही वो थैलीन डाई टेस्ट है। तो फिनॉल को आइडेंटिफाई करा जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बाय शोइंग पॉजिटिव थैलीन टेस्ट। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है इथाइल ब्रोमाइड अल्कोहलिक OH, कुछ कंपाउंड बन रहा है A, फिर Br2CCl4 के अंदर है, फिर KCN एक्सेस में है और फिर हाइड्रोलिसिस करवाई जा रही है। कंपाउंड D क्या होगा? ओके, तो इस बार है अल्कोहलिक OH, फिर से वही अल्कोहलिक OH यानी कि एलिमिनेशन करवाना पड़ेगा, बीटा एलिमिनेशन। इथाइल ब्रोमाइड है तो एक ही पॉसिबिलिटी है CH3CH2Br, इसको अगर रिएक्शन करवाया गया विद अल्कोहलिक OH तो क्या इथीन बन जाएगा। अब इसके बाद रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको पता है एंटी एडिशन हो जाता है। फिलहाल जो है वो कायरल कार्बन बनेंगे ही नहीं, तो फिर यहाँ पर एंटी और सिन एडिशन वाली बात भी नहीं है।
बट इन दोनों के दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक Br लग जाएगा, इतना ठीक है। यहां पर ये लग गया। फिर रिएक्शन है विद एक्सेस ऑफ KCN, तो यानी कि जहां जहां पर Br लगे हुए हैं उन दोनों जगहों पर Cn नेगेटिव के साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो इन दोनों जगहों पर Cn लग जाएगा। और फिर इसके बाद में करवाई गई है हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, तो जो जो Cn है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको ये मिल जाएगा COOH COOH और इन दोनों के दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक H, तो ये क्या बन गया, ये है सक्सिनिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में जो बनेगा वो होगा सक्सिनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है सैलिसल्डिहाइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनॉल व्हेन रिएक्टेड विद, तो फिर से वही रीमर-टीमर रिएक्शन है। जानना चाह रहे हैं कि सैलिसल्डिहाइड कैसे बनेगा, तो सैलिसल्डिहाइड हमें पता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, तो वो कब बनता है, जब उसको फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, किसे, क्लोरोफॉर्म और NaOH को। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका मैकेनिज्म और डिटेल्ड रिएक्शन हमने अभी कर ही लिया था। एज इट इज है, जब फिनॉल को रिएक्शन करवाएंगे इस क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, वही जो डाइक्लोरोकार्बिन बन रहा था इंटरमीडिएट, सेम वही रिएक्शन है, तो ये दे देता है हमें सैलिसल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कंसीडर द अबव रिएक्शन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट B एंड C। ओके, फिर से वही अल्कोहलिक NaOH किसके साथ, ब्रोमोप्रोपेन के साथ। तो इस बार क्या है, अगर इस ब्रोमोप्रोपेन को रिएक्शन करवाया जाए विद अल्कोहलिक NaOH तो प्रोपीन बन जाएगा। अब ये तो है A, अब इसको एक बार हमने रिएक्शन करवाया है सिंपल हाइड्रेशन और एक बार हम करवा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो सिंपल हाइड्रेशन से यानी कि मार्कोनिकोव एडिशन होगा, तो इसका मतलब H बाहर की तरफ और OH अंदर की तरफ, ये तो हो गया प्रोडक्ट B। और इसके साथ एक बार करवाया जा रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, पहले हमने डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवा लिया, फिर THF यहां पर है और यहां पर रिएक्शन करवा लिया है H2O2 एंड NaOH के साथ। तो ये आपको पता होगा, ये करवाता है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकैटायन तो बनता है नहीं। तो यहां पर होगा एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, यानी कि जो हमारा इधर हुआ है H बाहर की तरफ और OH अंदर की तरफ, इस बार होगा H अंदर की तरफ और OH बाहर की तरफ। तो यह है प्रोडक्ट C। ओके, तो यानी कि प्रोडक्ट B जो है वो तो है प्रोपेन 2 ऑल और जो प्रोडक्ट C है वो है प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपेन 2 ऑल, B इज प्रोपेन 2 ऑल एंड C इज प्रोपेन 1 ऑल। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग करनी है कि अगर हमने ये जो दिया हुआ है सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, अगर इनको रिएक्शन करवाया जाए तो इधर से कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो ये आपको पता है, फिनॉल को जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये मैच करता है बेंजीन के साथ, बेंजीन देता है। बेंजीन की प्रिपरेशंस में 2-3 बार दिया हुआ है, एक बार हाइड्रोकार्बन में भी है और एक बार इधर फिनॉल वाले चैप्टर के अंदर भी है। तो फिनॉल को जिंक के साथ करवाते हैं हीट तो हमें बेंजीन मिल जाता है। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएंगे तो आपको तीसरी बार चल रहा है ये क्वेश्चन, तो ये सैलिसल्डिहाइड देता है, ये हम पता रीमर-टीमर रिएक्शन है। फिनॉल को अगर CO2 के साथ करवाते हैं तो ये कोल्बीज रिएक्शन है, ये भी आपको पता होगा, ये सैलिसिलिक एसिड देता है। और जब फिनॉल को कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। तो यानी कि D जो है वो मैच करेगा 4 के साथ। तो A मैच कर रहा है 3rd के साथ, B मैच कर रहा है 1st के साथ। तो A 3rd के साथ, B 1st के साथ, C 2nd के साथ और D 4 के साथ। तो जो करेक्ट है, जो यहां पर चीजें हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आंसर 3rd करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये है पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेट्रा एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ये स्टेटमेंट सही है। आपको पता होगा कि जब फिनॉल की बात आती है तो फिनॉल के केस में हम ये कहते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है ये करता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये करेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यानी कि उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये जो लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, जिसको डीप्रोटोनेट होना था, उसका
रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर ये डिफिकल्ट हो गया तो इसका मतलब अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन डिफिकल्ट हो गया तो जिस चीज को जाकर पानी के अंदर या मीडियम के अंदर जाकर वो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बढ़ाना था वो वाला पार्ट वीक हो गया। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में इस टाइप की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। वो भी करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन वो करता है इंटरमॉलिक्यूलर, और इंट्रामॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू इंटर। तो इसके चलते जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ऑर्थो, और मेटा से भी ज्यादा ही होगा, इवन ऑर्थो वाला ही मेटा से ज्यादा होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर NO2 लगा हुआ है मेटा पर तो ये सिर्फ इंप्लीमेंट करता है यहाँ पर -I। इवन ये वाले जो NO2 है वो -I -R या -M कुछ भी कह सकते हैं आप, ये -I और -R दोनों लगा रहे होंगे। तो जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो ऑर्थो से क्यों ज्यादा है, क्योंकि ऑर्थो वाला कर रहा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये मेटा से क्यों ज्यादा है, क्योंकि मेटा पर जो NO2 लगा वो सिर्फ अप्लाई करेगा -I। तो यानी कि जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या नेचर है वो बनेगा NO2 का पैरा पे। तो यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेट बेस वो ज्यादा मिलेगी हमें इन केस ऑफ पैरा एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। तो यानी कि ये तो ठीक ही है खैर कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो एंड मेटा। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है, इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद ल्यूकास रिएजेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है कि एक्चुअल में ल्यूकास रिएजेंट किसका आइडेंटिफिकेशन है, तो वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स का। तो ल्यूकास में टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो इमीडिएट प्रेसिपिटेट देते हैं, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनेगा Cl के रिमूवल पर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बनेगा इन केस ऑफ टर्शरी। उसके बाद सेकेंडरी आते हैं और फिर प्राइमरी आते हैं। नॉर्मल प्राइमरी सिर्फ वो होते हैं जो एलाइलिक या बेंजाइलिक हो, वो ल्यूकास टेस्ट दे सकते हैं इजीली, लेकिन जो इथेनॉल जैसा है वो तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। तो इथेनॉल तो नहीं दे पाएगा, मतलब दे भी सकता है तो हीट वगैरह करने पर दे सकता है, लेकिन ल्यूकास के साथ सिंपल नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो लॉस ऑफ OH या फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन का जो प्रेसिपिटेट है वो नहीं हो पाएगा। तो स्टेटमेंट 2 गलत है बट स्टेटमेंट 1 सही है। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसके चलते जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है फाइंड द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम किसी अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम में हीट करवा रहे हैं, तो इन कंडीशंस के अंदर जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कोई एल्कीन होगा। होता क्या है, सबसे पहले जहां OH लगा हुआ है उस जगह पर H+ आकर अटैक करेगा, यहां H+ अटैक करेगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन इंटरमीडिएट, और उसके बाद जब यहां से वाटर लूज हो जाएगा सो विद द लॉस ऑफ वाटर इस जगह पर बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो अपने पास ये कार्बोकैटायन है। अब आपको पता है कार्बोकैटायन बनने का रीअरेंजमेंट होता है, तो रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होगा, ये वाला जो एल्काइल है वो शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ और हमें मिल गया है ये वाला कार्बोकैटायन। अब इससे ज्यादा कार्बोकैटायन और कहीं स्टेबल होगा नहीं, तो यानी कि इस जगह पर जाकर जो रीअरेंजमेंट है वो रुक जाएगा। अब अल्टीमेटली हाइड्रोजन इस हिसाब से निकलना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन सके, और उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोजन निकालने पर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेबल वाला एल्कीन बन सकता है। तो एक बार हाइड्रोजन निकल सकता है ये, और एक बार हाइड्रोजन निकल सकता है राइट वाला। अगर मैं लेफ्ट वाला हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो जो एल्कीन बनेगा वो एल्कीन होगा ये। तो इसके पास 2 यहां से, 3 यहां से और 1 यहां से, तो इसके पास में है 5 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन्स, 3 यहां से 2, इसके पास में 6 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन्स। लेकिन अगर मैं राइट साइड वाला निकाल देता हूं तो प्रोडक्ट बनेगा ये, और इसके पास में है 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहां से, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहां से, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन ये और 1 ये, तो इसके पास में है कुल मिलाकर 9 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन्स। तो यही वाला जो एल्कीन है वो स्टेबल भी ज्यादा होगा, दिस एल्कीन वुड बी मोर स्टेबल। तो जो प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का वो बनना चाहिए ये वाला। तो इसको चेक कर लेते हैं, ये हमें कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग स्टीरियो। ऐसे क्वेश्चंस में आप ये जरूर देख लेना कि आपको इंक्लूडिंग स्टीरियो बोला है कि नहीं बोला। फिलहाल तो बोला है तो हमें स्टीरियो इंक्लूड करके बताना होगा। फॉर्म्ड बाय द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। ओके, देखते हैं। तो जो 2-मिथाइल ब्यूटेन है वो है ये, और जो क्लोरीनेशन रिएक्शंस होते हैं या हेलोजिनेशन रिएक्शंस होते हैं ये जाते हैं रेडिकल मैकेनिज्म से।
रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा तो यानी जो कार्बन का रेडिकल बन रहा है वो बनेगा प्लेनर, और उस प्लेनर रेडिकल के ऊपर हैलोजन ऊपर और नीचे दो तरफ से अटैक कर सकता है। तो यानी कि अगर कहीं पर कायरल सेंटर बन रहा होगा तो फिर चांसेस हो जाते हैं कि वो मतलब दो एनेंटियोमर्स वहां से बन सकते हैं, एनेंटियोमर्स और आइसोमर्स जो भी पॉसिबल हो वो बन सकते हैं, लेकिन कम से कम ये है कि दो अटैक्स पॉसिबल होंगे। तो इसमें हमारे पास जो साइट्स हैं वो पहले काउंट कर लेते हैं, साइट्स कितनी है, कितनी जगहों पर रिएक्शन करवाया जा सकता है। तो वो है ये साइट, वो है ये वाली साइट। एक्चुअल में ये कार्बन और ये कार्बन आइडेंटिकल है तो इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूं। तो साइट नंबर 1, साइट नंबर 2, ये है साइट नंबर 3 और साइट नंबर 4, 4 साइट्स हैं। यानी कि इन्होंने अगर हमसे पूछा होता कि इसमें स्ट्रक्चरल कितने बनेंगे तो क्लियर कट आंसर होता 4, क्योंकि 4 ही साइट्स हैं जहां पर अटैक हो सकता है फिलहाल। लेकिन अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन चारों साइट्स पर अटैक करवा कर जो टोटल नंबर ऑफ इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर्स प्रोडक्ट्स बन सकते हैं हमें वो देखना है। तो अगर मैं साइट नंबर 1 पे करवाता हूं अटैक तो प्रोडक्ट बनेगा ये, तो Cl के यहां पर लगने से ये कार्बन एटम तो कायरल नहीं हुआ, पर लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस CH2Cl की वजह से अब ये वाला जो कार्बन सेंटर है वो कायरल हो गया। तो अगर ये कायरल हो गया है तो इसके हमें दो एनेंटियोमर्स कहने पड़ेंगे। तो यानी कि इस अटैक की वजह से जो टोटल प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 2। वो ऐसा इसलिए क्योंकि पहले से हमें इस हाइड्रोजन की ज्योमेट्री डिफाइन हो भी नहीं सकती, वो इसलिए क्योंकि ये जो कार्बन सेंटर है पहले से कायरल है ही नहीं। तो हमको ये जो कार्बन एटम है इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज R और S कन्फिगरेशन दोनों को इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। तो यानी कि जो करेक्ट बन रहा है इसके अकॉर्डिंग जब यहां पर अटैक हुआ है तो यहां से 2 बन रहे हैं। अगर मैं साइट नंबर 2 पर, ये साइट नंबर 1 था, अगर मैं साइट नंबर 2 से करवाता हूं अटैक तो हमारा बनेगा, यहां पर आ गया Cl, CH2 और CH3। तो अभी फिलहाल इसके पास कोई सेंटर कायरल नहीं मिला, तो हमें कहना पड़ेगा कि इसकी वजह से जो टोटल मिल पाएंगे प्रोडक्ट्स वो मिल पाएगा 1। अब करवाते हैं साइट नंबर 3 के ऊपर अटैक। तो साइट नंबर 3 से क्या मिल जाएगा, CH3, CH, CH3, CHCl और CH3। यानी कि यहां से ये वाला जो कार्बन सेंटर है वो बन गया है कायरल। अब अगर ये कायरल बन गया है तो हमें यहां से भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। साइट नंबर 4 पे करवाएं अगर अटैक तो CH3, CH, CH3, CH2, CH2Cl, यहां पर भी कोई भी कायरल नहीं बना है तो इसकी वजह से भी जो टोटल हमें कंपाउंड्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1। तो इसके केस में जो टोटल नंबर ऑफ इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर्स कंपाउंड्स बन पा रहे हैं वो हैं 2 यहां से, एक ये 3, 5 और एक 6। कुल मिलाकर जो टोटल इसके अंदर कंपाउंड्स पॉसिबल है इंक्लूडिंग स्टीरियो वो हैं 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन 3-chloro-1-butene रिएक्ट्स विद HCl थ्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो हमें क्या लेना है, हमें चाहिए 1 ब्यूटीन। तो ये हुआ 1 ब्यूटीन जिसमें 3rd पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरो। तो हाँ, अगर इसके ऊपर HCl अटैक करता है यानी कि उसमें से कौन अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा, और रिएक्शन का जो मैकेनिज्म इन्होंने बोला है वो जाना चाहिए कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू। ओके, देख लेते हैं। अगर यहां पर पहले H+ अटैक कर रहा है तो सपोज इसके वजह से कार्बोकैटायन बन गया एक अंदर की तरफ, सारा ही बना लेता हूं। यहां पर आ गया Cl, H, CH3 और यहां पर बन गया है कार्बोकैटायन। अब क्योंकि ये कार्बोकैटायन है तो इसके ऊपर Cl नेगेटिव ऊपर से और नीचे दो तरफ से अटैक कर सकते हैं। ऐसे रेडिकल में मैकेनिज्म में होता है कि वो बन रखी होती है, रेडिकल प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होती है रेडिकल्स की जनरली, तो उसके ऊपर हैलोजन ऊपर से और नीचे दो तरफ से आ सकता है। सेम वही है कि ये जो कार्बोकैटायन है वो भी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री का है, तो आने वाला जो Cl नेगेटिव है वो ऊपर और नीचे दो तरफ से अटैक कर सकता है। तो यानी कि इसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल सकते हैं ये CH3Cl, CHCl, CH3। अब आपको यहां पर एक चीज दिख रही होगी कि ये 2 कार्बन सेंटर्स हैं जो कायरल हैं, और उसमें से एक जो ये वाली फॉर्म होगी, उसमें से एक जो ये वाला कंपाउंड बनेगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ये मीजो कहलाएगा। तो हमें यह पता है कि अगर कहीं पर कायरल सेंटर्स n हो तो उनसे बनने वाले टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं 2 to the power n, लेकिन ये कब, जब सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती।
अभी फिलहाल इसके पास जो टोटल कंपाउंड्स बनेंगे वो 4 में से 1 कम हो जाएगा, तो यहां पर बन पाएंगे 3 कंपाउंड्स, क्योंकि 4 में से 1 बन गया मीजो, तो मीजो की मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती मतलब उसे आइडेंटिकल कहा जाता है। तो यानी कि इस कार्बोकेटाइन से तो बन सकते हैं कंपाउंड्स कितने, 3। अब अगर यहां कार्बोकेटाइन बन गया तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सारे के सारे पॉसिबल बताने हैं जो भी बन सकते हैं। तो हमने एक कार्बोकेटाइन जो बना था उसके अकॉर्डिंग तो ले लिया। अब यहां से इसका रीअरेंजमेंट के बाद एक नया इंटरमीडिएट ये बन गया है, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। अब इस पर अगर बचा हुआ Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो हमको सिर्फ एक कंपाउंड मिलेगा, कोई कायरल या ऐसा कुछ बनने नहीं जा रहा है, सिंपल ये कंपाउंड बना है, इट हैज नो सेंटर कायरल। तो यहां से जो पॉसिबिलिटी है, इस कार्बोकेटाइन से जो पॉसिबिलिटी है वो है सिर्फ 1। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हो गई वो इस रिएक्शन के लिए वो हो गई हैं 4। 3 हमें मिल रहे हैं इस जगह से और 1 मिल रहा है हमें कार्बोकेटाइन जो दूसरा रीअरेंज करके बनवाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ हेलोबेंजीन्स फ्रॉम दी फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो आपको पता है सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर सिर्फ 2 कंपाउंड्स को हम बना सकते हैं, वो है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज पूछी गई है, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं होता, कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसा पूछा गया है सवाल वैसा ही हमें जवाब देना पड़ेगा। तो यानी कि जब हमें पता है कि सैंडमेयर रिएक्शन से सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को ही बनाया जा सकता है, एस्टेटिन, आयोडीन और फ्लोरोबेंजीन्स ये वाले नहीं बनते, तो सिंपल है, इसका आंसर वो होगा 2। कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। एग्जाम के अंदर हमें यह भी देखना पड़ेगा, हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो चीजें ज्यादा गलत हो जाती हैं। आपको अगर क्लियर कट पता है कि सैंडमेयर से यही 2 चीजें बनती है तो वही 2 चीजें बनेगी, अलग से अगर बन रही होती तो आपको पढ़ा दिया गया होता। तो यानी कि फ्लोरोबेंजीन, आयोडो और एस्टेटिन वाला ये नहीं बनते, सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो इसका आंसर है। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा इसके लिए वो है 2। नेक्स्ट है a 1.84 milligram sample of polyhydric alcoholic compounds X of molar mass 92 gram per mole gave 1.344 ml of hydrogen gas at STP. The total number of alcoholic hydrogens present in the compound X. तो हमें रिएक्शन जो इन्वॉल्व करवाना है वो ये है कि अगर अपने पास में एक अल्कोहल हो तो ये प्रोड्यूस करेगा एक एल्कोक्साइड आयन एंड हाफ ऑफ H2। यही स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज होनी है, स्टोइचियोमेट्री का सवाल है काफी हद तक। तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि उस पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर कितने हाइड्रोजन्स हैं। हमें ये दिख रहा है कि अगर इसका 1 मोल होगा तो हाफ मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अगर इसके अंदर n हाइड्रोजन्स होंगे, n OH ग्रुप्स होंगे, तो यहां पर n/2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सेट करना है। अगर हमें मोलर मास भी दिया हुआ है और उस पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मास भी दिया हुआ है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उसके मोल्स निकाल सकते हैं। तो इसके मोल्स निकालते हैं पहले, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कितने हैं, तो वो हो जाएंगे 1.84। क्योंकि मिलीग्राम में दिया हुआ है तो वो कितना हो गया, वो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके वो ग्राम में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाय 92। तो ये आ गए हैं इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इधर इसके हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे, तो वो हो जाएंगे 1.344 डिवाइडेड बाय 22400, क्योंकि वो ml में है तो मुझे वो जो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है STP वो भी लेनी पड़ेगी इन ml। ओके, इन दोनों को इक्वेट करने पर जो इनका बन रखा है तो वो हो जाएगा कि इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा उसका n/2, सो इट विल बी, अगर इक्वेट करना है इनको तो मुझे n/2 यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब इस पूरी चीज को सॉल्व करेंगे आप तो यहां से n की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी 6। तो इसीलिए जो आंसर बनेगा वो इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंसीडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर। तो यानी कि इन्होंने एक चीज और कंफर्म कर दी है कि वो सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो ईथर भी हैं अलॉन्ग विद साइक्लिक है, विद दी मोलर फॉर्मूला C4H8O। तो अगर हम यहां से निकालें इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C4H8O का, तो वो कितना निकलेगा, वो 1 निकलेगा। 4:8 दिया हुआ है तो 1:2 के रेशियो में हाइड्रोजन चल रहे हैं, ऑक्सीजन को लेना नहीं होता है, तो यानी कि इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो 1 है। तो जो 1 है वो किसकी वजह से होगा, वो होगा साइक्लिक की वजह से ही। तो यानी कि इसके अंदर फर्दर कोई और एडिशनल पाई बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे यानी कि एल्केन वाले कैटेगरी के हैं विदाउट एनी पाई बॉन्ड और सबके सब ईथर हैं। तो C4H8O, तो सबसे बड़ी जो रिंग पॉसिबल है वो तो है ये। तो 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन विद 4 कार्बन एटम्स, उसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन रखी है और वो ये है। इसके अलावा 4 मेंबर्ड रिंग्स में कौन कौन से पॉसिबल हैं, तो उसके अंदर एक पॉसिबल होगा ये और एक पॉसिबल होगा ये।
अब इसके अंदर ये जो सेंटर है वो कायरल है, तो यानी कि यहां से R और S दो पॉसिबल होंगे, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें ये सेंटर कायरल नहीं कहलाएगा, तो यहां से एक ही काउंट होगा, यहां से काउंट होंगे 2 और यहां से काउंट हुआ 1। तो ये तो स्टोरी है कितने 4 मेंबर्ड रिंग्स की। अब 3 मेंबर्ड रिंग्स में क्या क्या पॉसिबल है? 3 मेंबर्ड रिंग्स में एक पॉसिबल है कि यहां पर इथाइल हो, एक पॉसिबल है कि एक ही कार्बन एटम पर 2 मिथाइल हो, और एक पॉसिबल है कि यहां पर 2 अलग अलग कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक मिथाइल हो। अब ये जो सेंटर है वो कायरल है, कायरल है तो यानी कि यहां से भी 2 आ गए, एक R और S, तो 2 यहां से बनेंगे। ये जो सेंटर है वो एक कायरल है तो यहां से एक बनेगा। अब यहां पर 2 सेंटर्स कायरल हैं, लेकिन आपको पता है कि इनमें से जो एक फॉर्म होगी वो मीजो होगा, मीजो होगा तो यानी कि 2 कायरल सेंटर्स के अकॉर्डिंग फिर से वही सेम स्टोरी के 4 कंपाउंड्स पॉसिबल थे, जिनमें से एक मीजो है, तो मीजो वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहां से भी हमें कितने मिलेंगे? फिर से 3। तो कुल मिलाकर टोटल कंपाउंड्स कितने हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10। तो टोटल जो कंपाउंड्स पॉसिबल हैं फॉर दिस फॉर्मूला वो है 10। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो बनना चाहिए इस क्वेश्चन का वो बनना चाहिए 10। आई होप सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को लेने की कोशिश करी है। इसके अंदर सारे के सारे हेलो अल्केन्स के क्वेश्चंस भी आ गए, इसमें कुछ अल्कोहल फिनॉल के क्वेश्चंस भी आ गए, ओवरऑल स्टोइचियोमेट्री भी इन्वॉल्व हो गया, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इन्वॉल्व हो गए, इंक्लूडिंग स्टीरियो भी इन्वॉल्व हो गया, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो भी इन्वॉल्व हो गए, अल्कोहल फिनॉल के अंदर कुछ पीके वैल्यूज़ हैं वो भी कवर कर ली हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपका एग्जाम जस्ट आने भी वाला है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।